बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज का ये अवसर बहुत एक विशेष भावनाओं को पैदा करने वाला ये अवसर है। विभाजन विभीषिका दिवस। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इन भावनाओं में शरीक होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं श्री नितिन नवीन जी यहां पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आज के इस वातावरण में जो प्रभावशाली भूमिका वो निभा सकते हैं, हम सबका ज्ञानवर्धन भी होगा, हम सबको एक इतिहास की जानकारी भी मिलेगी, हमको प्रेरणा भी मिलेगी। हमारे बीच में राष्ट्रीय संत जो वास्तव में इस पूरे अभियान को शुरू करने के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे हमारे स्वामी धर्मदेव जी, मैं इनको वर्षों से सुनता आ रहा हूं। संत सन्यासी धार्मिक, आध्यात्मिक, कथा, प्रवचन ये करते हैं, सामान्यतया हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं। लेकिन जब स्वामी धर्मदेव जी को सुनता हूं तो राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर के जो जज्बात जो हमारे अंदर भावना भरते हैं, ऐसे राष्ट्रीय संत विरले ही होते हैं। इनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पार्टी की हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता, ये भी जब से अध्यक्ष बनी हैं लगातार चल भी रही हैं, दौड़ भी रही हैं, गाड़ी को भी दौड़ा रही हैं। इतने कम समय में अगर कोई एक प्रदेश के अध्यक्ष के नाते 25,000 किलोमीटर की यात्रा की है तो हमारी बहन अर्चना गुप्ता ने की है। कोई जिला छोड़ा नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई वर्ग छोड़ा नहीं है, लगातार सामाजिक समस्याओं पर भी विचार करती हैं और आज के इस कार्यक्रम की तैयारी में आपकी भी एक विशेष भूमिका है। हमारे यहाँ बहुत से नेता बैठे हैं, बहुत से सज्जन बैठे हैं, बहुत से इन सब कार्यक्रमों में आगे बढ़ाने के लिए हमारी साध्वी क्या नाम, गुरु माँ वो भी बैठी हैं, संत जी बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, राव नरवीर कहते मैं भी बैठे हैं, संजय भाटिया बैठे हैं, सुधा यादव बैठी हैं। यानी जितने नाम लिए जाएं उतने कम हैं। लेकिन आज विषय नामों का या इस प्रकार की चर्चा का नहीं है, बल्कि आज विषय जैसा सीकरी जी ने अपना दायित्व मेरे ऊपर टाल दिया। चोपड़ा जी ने कहा कि सारे कार्यक्रम की भूमिका बताएंगे, उन्होंने कुल मिलाकर के क्या समझा क्या नहीं समझा, उन्होंने अपने स्थान पर मुझे बुला लिया कि भूमिका बताएंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो जिनके परिवार स्वयं इस त्रासदी के पीड़ित हैं और सब लोग प्राय इस त्रासदी के बारे में वर्षों से चर्चा होती है। खास करके ये उत्तर भारत का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और ये उत्तर भारत, ये इस त्रासदी का प्रत्यक्षदर्शी एरिया है। स्वयं भुक्तभोगी लोग यहां बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो भी इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि ये दिन 14 अगस्त, 15 अगस्त, ये दोहरी भावना का एक दिन है। 14 अगस्त हम उस विभाजन को याद करते हैं। विभाजन के बारे में कहूं
तो हम अपने देश को मां मानते हैं, भारत माता मानते हैं। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता, इसको आजाद करने के लिए हम निकले थे। आजादी तो मिली, लेकिन दुखदाई पहलू ये भी है कि भारत मां के दो बाजू ये काट दिए गए। दो बाजू काट करके भारत मां को हमने जो आजादी दिलाई, बहुत बड़ी पीड़ा भी उस दिन के साथ जुड़ी हुई है। एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। एक पंजाब और सिंध में से कट के हिस्सा निकला, दूसरा बंगाल में से कट के हिस्सा निकला। आजादी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए थी, लेकिन आजादी को प्राप्त करने की जो जल्दी थी, उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी। आजादी के लिए सब लोग लगे, क्रांतिकारी लगे, गरम दल, नरम दल, सब अहिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले लोग लगे, आंदोलन करने वाले लोग लगे, जिन्होंने बलिदानियां दी। लेकिन एक वर्ग ऐसा था कि जितना जल्दी देश आजाद हो जाए, उतना जल्दी हमको सत्ता का लाभ मिलेगा, सत्ता करने का मौका मिलेगा। वो सत्ता के लाभ को रोक नहीं पाए, जिसके कारण से ये पाकिस्तान की मांग स्वीकार की जाए कि न की जाए, उन्होंने इस लालच में पाकिस्तान बनने की, देश का विभाजन करने की मांग को स्वीकार किया। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों का भी आजादी प्राप्त करने में कोई रोल नहीं था, रहा, लेकिन रहा तो देश के टुकड़ों पर, देश के टुकड़ों पर, देश के विभाजन की कीमत पर हम ये स्वीकार करें, ये उस समय ठीक नहीं था। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी का समाचार तो मिला, लेकिन भारत के नक्शे के ऊपर एक लकीर खींच दी गई कि ये विभाजन इधर पाकिस्तान होगा, उधर पूर्वी पाकिस्तान होगा, शेष बचा भारत होगा। इस एक लकीर ने नक्शे के ऊपर केवल कागज पर लकीर नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल को चीरने वाली यह लकीर थी। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जैसे मैंने बताया कि बहुत से परिवार स्वयं उसके प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले परिवारों में से हैं, मेरा स्वयं का परिवार भी उनमें से है। बचपन में दादी नानी जब हमको ये कहानियां सुनाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस प्रकार से देश की आजादी की तिथि, प्रस्ताव तो पारित हो गया था 17 जुलाई 1947 में, लेकिन आजादी की घोषणा की जाएगी 15 अगस्त 1947, एक महीने के बाद। इस बीच में और इस बीच के अंदर रॉडक्लिफ नाम से एक व्यक्ति का कमीशन बना, जिसके जिम्मे लगा कि देश का विभाजन कहां से होगा, उसकी लकीर खींच करके उसके जिम्मे काम लगा था। ऐसा नहीं है कि आजादी की घोषणा से पहले उसने लकीर खींची नहीं होगी, ड्राफ्ट तैयार किया होगा, सब दलों को दिखाया भी होगा, लेकिन घोषणा नहीं की। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आजादी की घोषणा की। अगले 2 दिन तक इन दोनों प्रदेशों के लोगों को यह पता नहीं था कि हम किस देश में रहेंगे। उससे पहले झगड़े शुरू हुए, हिंसा की कार्रवाई हुई, सब बहुत से लोगों ने अपने परिवार, अपने घर छोड़ने शुरू भी किए, लेकिन एग्जैक्ट वो कहां, यानी इंटरनेशनल लाइन कहां होगी, इसकी जानकारी 17 अगस्त को दी गई। मित्रों, 2 दिन तक बहुत लाखों परिवार ऐसे थे इनको पता नहीं कि हम इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, क्या बीती होगी। तो मित्रों, कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, और इसका जो क्रम चला है, उस क्रम के लिए भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा क्रम उस समय चला था। ये 1908 से वास्तव में इस विभाजन की बात शुरू की गई, और बाद में अंत में आते आते 1940 में, और इसको जो है लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से मुस्लिम लीग ने जब घोषणा की कि हमको पाकिस्तान अलग लेना है, चाहिए, उस दिन बीज बो दिया गया, और फिर अंग्रेज ने उस ओर बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जुलाई
1946 में, बल्कि उससे पहले भी, उससे पहले डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ अगस्त में, लेकिन जुलाई में नेहरू जी ने जो उस समय कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी, उस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर यह तय किया गया था कि कौन कौन सा प्रांत किधर किधर जाएगा। उसने एक मोटा मोटा प्रारूप तैयार किया, लेकिन नेहरू जी ने यह घोषणा कर दी कि इस डायरेक्ट एक्शन, ये जो हमारा जो उस समय का कैबिनेट मिशन की कांग्रेस की जो योजना थी, वो संविधान सभा उसको लागू नहीं मानेगी, कोई जरूरी नहीं माने कि ना माने। उस दिन से और पक्का हो गया कि विभाजन तो निश्चित से होगा ही होगा। और उसके बाद एक से एक मुस्लिम लीग ने जो घोषणाएं की, डायरेक्ट एक्शन की जो घोषणा की, ये भी 1946 के अंदर देश में हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त थी। चाहे बंगाल था, चाहे पंजाब था, नावखली था, इन सब स्थानों पर डायरेक्ट एक्शन की 1940 में अगस्त में जो घोषणा की गई, खूब मारकाट मचनी शुरू हो गई। और उस मारकाट के बाद दोनों तरफ से लोगों को इस विभाजन विभीषिका को सहन करने के लिए और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। मित्रों, इस लड़ाई में जैसा मैंने बताया, अगर ये राजनीतिक तौर पर थोड़ा और मजबूती दिखाते तो शायद इससे हम बच सकते थे, लेकिन बचा नहीं गया और उसमें ये विभाजन हुआ। और विभाजन के समय जब जनता इधर से उधर आने लगी, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार कहां लोग जो है जाकर के बसने लगे। बहुत बड़े कैंप लगाए गए जगह जगह के ऊपर, और इन कैंपों में लोगों को बसाया गया, चाहे वो आने वाले लोग उस पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, वास्तव में तो पूरा भारत एक था। और जब लोगों को लगा कि देश अलग एक टुकड़ा बन रहा है, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, वो भारत का ऐसा नहीं रहेगा, तो वो जो सब लोग हम में से ऐसे हैं जिनका अपने देश से प्रेम करते हैं, हम भारत से आज के भारत में जाना चाहेंगे, वो जो भारत जो जिसको पाकिस्तान कहा गया वहां नहीं रहेंगे, ये देशभक्ति का प्रतीक था उनका। और जो लोग उस समय लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, लालपुर, गुजरांवाला, शेखपुरा, सियालकोट, झंग, मियांवाली, डेरा गाजी खां, इन क्षेत्रों में बड़े हिंदू और सिख दोनों परिवार पलायन करके यहां से आने लगे। मैं हिंदू और सिख परिवार इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा विवाद उस समय सिख समाज में भी हुआ। सिख समाज को लुभावना नारा दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाओ। मास्टर तारा सिंह जी ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन जब विभाजन की रेखाएं खींच दी गई कि अब तो भारत और पाकिस्तान यहां बनेगा, तो वहां के सिख नेताओं ने तय किया कि हम मुस्लिम देश पाकिस्तान की दादागिरी के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम यानी हिंदू और सिख ये एक हैं, अगर हम रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, भारत का जो आज बचा हुआ प्रदेश है उसमें हम जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय उस समय सिख समाज की ओर से लिया गया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश को सर्वोत्तम महत्ता दी, क्योंकि सिख समाज में देशभक्ति की कमी नहीं है। देशभक्ति से ओतप्रोत ये समाज अपने देश, मूल देश के साथ रहना, अपने देश की संस्कृति धर्म के साथ लगाव रखना, ये उन्होंने उस समय प्रदर्शन किया। तो इस नाते से इसके बाद फिर सिंध में भी कराची, हैदराबाद, सुकूर, शिकारपुर सहित सिंध के बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सिंधी हिंदू परिवार वो भी वहां से पलायन करके और उनको भी इस देश में वापस आना पड़ा। इसी प्रकार बंगाल का भी विषय है, चाहे वो उत्तर पश्चिम बंगाल हो, चाहे उसमें इधर का फ्रंटियर एरिया हो, पेशावर, कोहाट, बन्नू, हिंदू सिख वहां से भी आए, बलूचिस्तान और क्वेटा के आसपास के लोग भी हिंदू परिवार इधर आए, और बंगाल के हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, भारत के अन्य हिस्सों की ओर विभाजन में गए। तो ऐसे बहुत से ऐसे ये उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां से लोग रातों रात चले, और जब विस्थापित चलने लगे तो उनको आने का जो तरीका था उसके अंदर वो रेलगाड़ियां, पैदल काफिले, बैलगाड़ी, ट्रक, सैन्य वाहन, जो जिसको मिला, निजी वाहन, पैदल, यानी इतनी बड़ी संख्या में पलायन इतिहास के अंदर बहुत कम मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ परिवार इन हिस्सों से छोड़कर और भारत में आए, मूल भारत में वो आए। 1.5 से 2 करोड़ परिवार कम नहीं होते मित्रों। जहां तक शहीदों की संख्या है, रास्ते में बहुत हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई, रेलगाड़ियां काट दी गई, महिलाओं को
उनको अपमानित किया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, बच्चों को गायब हो गए। और बहुत कई बार तो बहुत एक भावनात्मक तरीके से लोग जो सुनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि नौजवान बेटियों की गर्दनें और वहां के मां बाप ने उनको गर्दन उतार दी कि हमारी बेटी का अपमानित ना हो, इसको कोई ले ना जाए, इसका शील भंग ना हो, अपने हाथों से मार दिया। एक बूढ़ी मां, नौजवान उसको पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारता है कि मां तुझे मैं सुरक्षित ले जा नहीं सकता, तेरा शील भंग ना हो, तुझे कहीं ना कहीं मुसलमान उठाना ले जाए। उन्होंने धक्का मार के खाई में गिरा दिया। यानी ये हमारे सब लोग, आप बैठे, ये सब बैठे, पुराने पुराने लोग, यहाँ डॉक्टर तेन यहाँ बैठे हैं, ये भी एक बार कहते थे कि किस प्रकार की और ऐसी पीड़ा। रमेश आहूजा जी, ये हमारे सुभाष सुधा जी, ये सब लोग इन चीजों को जानते हैं कि किस प्रकार से वो त्रासदी हुई है। मित्रों, पुनर्वास के लिए जब लोग वहां से आए तो जगह जगह अपना सहारा लेने के लिए कैंप बनाए। वो अंबाला में हो, करनाल में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार में, गुड़गांव, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र में तो बहुत बड़ा कैंप लगाया गया। यहां सेवा करने वाली संस्थाएं भी बहुत आई और उन संस्थाओं ने भी यहां भरपूर काम किया। और उस संस्थाओं के अंदर, यानी यहां पर अगर मैं नाम से लेना चाहूं तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी एक भूमिका यहां रही। आर्य समाज, सिख गुरुद्वारे समितियां, कांग्रेस सेवा दल, एनजीओ, सेना, प्रशासन, इन सब ने काम किया। और एक व्यक्ति बिल्कुल 3 कपड़ों में वहां से चल के आए, उसके पास कुछ नहीं है, परिवार का परिवार, अच्छा खाता पीता परिवार आया है, और इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आए तो क्या क्या नहीं चाहिए। टेम्परेरी शेल्टर भी चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको स्वच्छता चाहिए। ये सब काम इन संस्थाओं ने किए। आभारी हैं हम सब लोग इन संस्थाओं के। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक गुरु गोलवलकर थे। गुरु गोलवलकर जी ने अपनी शाखाओं को संदेश दिया कि सब काम छोड़कर इन कैंपों में जाकर के जितने भी अपने भाई बंधु आए हैं उनकी सेवा, किसी प्रकार की कमी ना आए। दिन रात एक काम किया। तो ऐसे काम करने वाले लोगों की सराहना करना यदि आवश्यक है, इन सबको सुरक्षित निकालना और शरणार्थी काफिले को उनकी सीमा तक पहुंचाना, क्योंकि आखिर अपनी सीमा में पहुंचने के बाद थोड़ी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन जो बंटवारे में दूसरा देश बन गया उसकी सीमा तक जब तक ये विस्थापित हैं उनको बाहर निकालना ही बहुत बड़ा काम था। तो इसके बाद भी ऐसे परिवारों को मैं पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार दिलाना, उनको छोटे मोटे उनके बच्चों को शिक्षा दिलाना, उनके परिवार वालों का इलाज कराना बहुत बड़ा काम था। एक घटना ऐसी भी आपको ध्यान कराता हूं मैं, जो हमको पूर्वजों ने बताई। एक विषय चला कि जो सारा समाज है ये लाचार समाज है, अब इनका कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खो के आ गए हैं। तो जैसे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी कि ऐसा असहाय पीड़ित कोई समाज है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गया, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया, तो इनको क्यों ना रिजर्वेशन दे दी जाए। एक बहुत बड़ा बहस का विषय चला। लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली इस विषय की, बहुत सी बहस चली, बहुत से लोग खड़े हुए, 2 स्पष्ट ग्रुप बन गए। कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपने इस समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण से मना कर दिया। अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वयं होकर के पुरुषार्थी बन के हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। और आज खुशी है ये बात बताते हुए, ये जो पश्चिम पंजाब से आया हुआ समाज, बंगाल से आया हुआ समाज जो भारतवर्ष में आया, अपने पैरों पर खड़े होकर इन्होंने न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि समाज में एक कैसे आर्थिक स्थिति बढ़िया की जा सकती है, चाहे उद्योग हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़ करके अनुभव का लाभ लेते हुए और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। फरीदाबाद देखते हैं हम, यमुनानगर देखते हैं, किस प्रकार से उद्योग सरकार ने सहायता की, लेकिन उद्योग में कैसे लोग हमारे खड़े हुए। एनआईटी 1, 2, 3, 4, 5 जो बना वहां, वो केवल ऐसे छोटे छोटे उद्योग के लिए उन लोगों को बसाया गया। आज कितने ही आगे बढ़ने के रास्ते हमारे बने हैं। मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंत में इतना कहूंगा कि आज आखिर हम ये
क्यों मना रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का भी एक कोई ना कोई जरूर इसके पीछे का विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की 2021 में लाल किला से कि हम आने वाले इस वर्षों में अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस इस रूप में इसको जानेंगे, इसका स्मरण कराएंगे। अब इसका कारण है, कारण यह है कि आखिर तो जो पीढ़ी स्वयं भुक्तभोगी है वो पीढ़ी प्राय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस घटना को आज 82 साल हो गए हैं। उस समय जो 10 साल का रहा होगा उसी को अनुभव थोड़ा बहुत होगा, छोटे बच्चों को तो अनुभव नहीं होता। उनकी उम्र 92 साल हो गई होगी, तो इतनी बड़ी आयु के लोग बहुत कम बचे हैं। लेकिन नई पीढ़ी, हमारा युवा वर्ग, इसको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इस प्रेरणा को इस नाते से कि देश के लिए मरना जीना मिटना ये हमारा काम है। ये जो विभाजन हुआ इसका इतिहास उनको पता लगना चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की बात न कभी आए। दुनिया में हम देखते हैं, हमारे देश में ऐसा पलायन हुआ या ऐसा इस प्रकार की पीड़ा हुई ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बहुत पहले भी हुई हैं। उन घटनाओं में जैसा हम देखते हैं अभी पिछले दिनों में यूक्रेन के अंदर हुआ, वहां भी लोग जो है बहुत से अपने घर छोड़ करके चले गए। जर्मन यूरोप 1941-45 यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर भी इस प्रकार की दुनिया की बहुत बड़ी घटना हुई, शहीद हुए, विस्थापित हुए। और उसका तो एक हॉलोकास्ट बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं 70 लाख लोग उसमें जो मारे गए थे। तो ऐसा बड़ा एक हॉलोकास्ट बना हुआ है। तो वो भी आज दुनिया को याद कराता है कि इस प्रकार की जो विभीषण घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को नई पीढ़ी को बताना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए ही इन घटनाओं को याद कराना एक काम है, और इसलिए ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। और मैं आज युवा पीढ़ी को जरूर कहूंगा कि हम इन घटनाओं से जरूर अपने मन में विचार करें कि आखिर तो इतिहास होता है, और हमें ये सब चीजें अपने परिवारों में बतानी चाहिए, अपने घरों में बतानी चाहिए। देश के प्रति हमारे मन में एक लगाव आना चाहिए। हम जो आज जिस जैन जी की बात करते हैं, इस जैन जी को राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत करना, ये हमारी इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से जरूर एक विषय आएगा कि हम जो है इस देश के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज क्योंकि मेरे मन में था कि मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश के मंच पर रहेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उनका थोड़ी देर पहले फोन आया है कि आज मौसम खराब होने के कारण से और वो हेलीकॉप्टर उनका उड़ नहीं पा रहा है, बाय रोड आना यहाँ उस समय तक संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आप सब लोगों को भी बता दें कि उनके कठिनाई के कारण से वो नहीं आ रहे हैं, वरना वो आते नहीं भी आए हैं तो भी मंच से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आखिरी विभाजन का जो विषय है, इस विषय को हम अपनी नई पीढ़ी को अगर बताना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना चाहिए कि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, चाहे वो 6ठी से शुरू करें चाहे 9वीं से शुरू करें, विभाजन विभीषिका का एक पाठ जरूर अपनी पाठ्य पुस्तकों में, न केवल हरियाणा में बल्कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जरूर देश भर के अंदर भी शिक्षा विभाग में इसको लागू किया जाए, ऐसी मैं अपनी ओर से मांग करता हूं। तो मेरे मित्रों, ये विषय बहुत लंबा है, इस थोड़े समय में इतना ज्यादा इसमें बताना संभव नहीं है, फिर भी आपके सामने जितना